हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल अवस्था से क्या अभिप्राय है? सभी लोग जवाब देंगे। बाल अवस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, या जो है यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, या जो है यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, सीटेट 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है आपका। तो बाल अवस्था से क्या अभिप्राय है बताएंगे सब लोग। पहला का बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो बाल अवस्था से अभिप्राय होता है यह एक जो है सामाजिक संरचना है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्लासेस आएंगी, जो भी अपडेट आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन का जवाब देंगे, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य जो है बच्चों को एक जैविक प्रावर्ग के रूप में देखते हैं, या बच्चे को जो है एक दैहिक के सत्व रूप में देखते हैं, या बाल अवस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, या बाल अवस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं? बताइए, दूसरा का जवाब दीजिए। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य जो है बाल अवस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे रचनावादी संरचना में बच्चे के रूप में देखा जाता है। बताइए, रचनावादी संरचना में बच्चे के रूप में देखा जाता है ब्लैंक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकर लेता है, या एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण, या जो है एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राही है, या जो है एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा है? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। रचनावादी संरचना में बच्चे के रूप में देखा जाता है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तीसरा का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किस चरण में एक बच्चा जो है अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? बताइए किस अवस्था में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और अगर आप लोग मेरी जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की वाली वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। बताइए फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। चौथा का जवाब दीजिए आप लोग। तो वह जो अवस्था है औपचारिक हो जाएगी, ठीक है, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं। 11 वर्ष या उससे अधिक, तभी तो बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा। 2 से 7 वर्ष में तो करेगा नहीं, 7 से 11 वर्ष में। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करना है रिवीजन के लिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती हैं और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती हैं। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप लोग? शास्त्रीय अनुकूलन, या अवलोकन अधिगम, या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन? बताइए क्या कहेंगे आप लोग? इस सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? 5 का जवाब दीजिए। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। भावी शिक्षक शिक्षिका हैं आप लोग, तो इसे जो है अवलोकन अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अवलोकन अधिगम कहेंगे। तो यहाँ पे 5 का दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है डैश, तुम्हारे पास सफेद लकड़ी के अधिक मनके हैं, भूरे रंग के अधिक मनके हैं? तो बालक कहता है कि भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? संवेदी गामक, पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक
जैसे अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता होगा, डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम को डेली 6:45 पे क्लास चलती है हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम की। बिल्कुल फ्री में आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं रहती है, 500 से 600 रुपए की मार्केट में बुक आती है, तो वो नहीं ले पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे चैनल से सीटेट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बताइए भाई 6 का जवाब दीजिए सब लोग, किस अवस्था में है ये? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। लेवाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका को की जो है प्राथमिक भूमिका क्या है? विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हुबहू पुनरावृत्ति पर बल देना, या जो है बच्चों के चिंतन को आलंबन प्रदान करना, या इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के जो है अधिगम को प्रोत्साहन करना, या बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब आपको देना है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? 7 का राइट आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो वाइगोस्की के अनुसार जो है एक शिक्षिका की जो भूमिका है वो है बच्चों के जो है चिंतन को आलंबन प्रदान करना, जैसे पाड़ भी आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परिपक्वता, पुनर्बलन, सामाजिक अंतःक्रिया या संज्ञानात्मक द्वंद्व? बताइए। लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परिपक्वता या पुनर्बलन या सामाजिक अंतःक्रिया या संज्ञानात्मक द्वंद्व? 8 का जवाब दीजिए सब लोग, 8 का। बताइए भाई सब लोग। लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो वो है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। 8 का ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, प्रश्न क्या है? एक किशोर विचार करता है यदि हिंच अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक जो है मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया जो है नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता को, या सामाजिक अनुबंध अभिमुखता को, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता को, या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को? 9 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह दर्शाता है किसको, बताइए सब लोग। यह दर्शाता है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्योहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं, या विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, या घर और विद्यालय में सांस्कृतिक आसक्तता, या विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता? बताइए। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। 10 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए फिर आप लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। तो यहां पे 10 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि या अंतः वैयक्तिक बुद्धि? बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? 11 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उसे कहा जाता है क्या?
अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? फटाफट 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, या विकास के मनोलैंगिक चरण, या बड़े समाज में विषमता परतंत्रता, या बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। 12 का यहाँ पे ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिका कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या करता है। ठीक है ना, ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अध्यापिका से जो है वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए, या उसे बारंबार विद्यालय अवधि के जो है दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए, या उसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए, या उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए भाई सब लोग, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए जो है एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, बार बार ना कहना पड़े। तो यहां पे बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का यहां पे ऑप्शन हो जाएगा, क्या करना चाहिए यहां पे? उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, आपको बताना है। एनईपी 2020 के संदर्भ में एनईपी योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, या एनईपी 2020 जो है मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है, या एनईपी 2020 जो है विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो, या एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिसमें उनकी अन्य विधियों से तुलना की हो। राइट आंसर दीजिए सब लोग। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा, तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। निम्न में से कौन सी शिक्षा जो है शास्त्रीय योजना सलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना सलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना, मानस मंथन करना, पाठ्यपुस्तक से अनुच्छेदों को कई बार लिखना, या परोक्ष निर्देश देना। फिफ्टीन का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे मानस मंथन करना आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा लक्षण जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है? परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ, तीक्ष्ण उत्सुकता। बताइए कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता? ये वाला नहीं होता प्रतिभाशाली विद्यार्थी में, जानकारी का धीमा अवशोषण। ठीक है ना, अच्छा प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापिए। 100, 120 या 140 से ज्यादा, या 90 या 70 से कम, कितना होता है आईक्यू जरूर बताना, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी एक्ट जो है आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? पृथकीकरण, नामीकरण, समावेशन या एकीकरण। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए छापने वाला प्रश्न है सीधा एग्जाम में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? ये करता है समावेशन को। ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए
को बदलना चाहिए, किसको बदलना चाहिए बताइए। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें किसको दुरुस्त करने के लिए जो है किसको बदलना चाहिए। 18 का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटेट में बहुत ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहां पे देखना, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें जो है यहां पे तंत्र प्रणाली दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना चाहिए। तो यहां पे पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्यों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में जो है कठिनाई हो, क्या कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, सभी का सही हो गया है, बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, ध्यान से करना आप लोग। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्यों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है। उत्साह वैफल्य, गुणज वैफल्य, वाचन वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य, वो कहलाता है गुणज वैफल्य, ठीक है ना। डिस्कैलकुलिया भी आप लोग इसे बोल सकते हो अंग्रेजी में। ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक चलन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है, बताइए। निम्न में से कौन सा कारक चलन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है। लचीला पाठ्यक्रम, आगम्य आधारभूत संरचना, समानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति या व्यापक मूल्यांकन। ट्वेंटी का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे 20 का जितने भी लोग ऑप्शन दूसरा वाला सिलेक्ट करें ऑप्शन, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आगम्य आधारभूत संरचना, ठीक है ना। चलिए, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर जो है समादृत हैं, या उन्हें केवल तभी समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं, या जो है सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, या उन्हें सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठें और सिर्फ तभी बोलें जब पूछा जाए। बताइए 21 का राइट आंसर दीजिए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि जो है वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए जो है प्रासंगिक हैं, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। 22 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ जो है ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। तो 22 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को जो है बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न है। अभिकथन को पढ़िए, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों के ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। और तर्क आर क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन किसकी व्याख्या नहीं करता, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी देख सकते हो। ट्वेंटी 24 का जवाब दीजिए सब लोग, 24 का। और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। 50 लाइक तो इस वीडियो में कंप्लीट कर दो सब लोग। तो यहां पे अभिकथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है, ठीक है ना। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए
वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में किसका विकास करने में मदद मिलेगी? समालोचनात्मक चिंतन, या जो है अधीनता, या आत्म केंद्रिता, या भ्रांतियां? बताइए भाई सब लोग, 25 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? साधन लक्ष्य विश्लेषण, या प्रक्रियात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, या स्वानुभाविक? बताइए, 26 का जवाब दीजिए सब लोग। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका है प्रक्रियात्मक आबद्धता है इसमें, ठीक है, अवरोधक। 26 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? बताइए, किस विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए जो है सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? सीधे तौर पर बच्चे को जो है उत्तर बताना, या बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, या विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, या विद्यार्थियों को दूसरों के समक्ष जो है तिरस्कार करना? तो 27 का ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने की जो है प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविगतन तर्क वाले प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। तर्क आर क्या कह रहा है कि अधिगम में संवेग एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तीन प्रश्न और बचे हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो अविगतन और तर्क दोनों सही हैं, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है आर यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है इसमें? बताइए, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा, मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूंगा, या जो है मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए, मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। तो बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ये आपको बताना है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण ये वाला है कि मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है ये वाला। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्य चर्चा, रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, या लचीली समय सारणी? बताइए, विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा जो है कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्य चर्चा, ये जो है कारक जो है बाधा उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। फ्रेंड्स, 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आए, टेट सीटेट, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे, बाय बाय, टेक केयर।